Study IQ IAS. Smart aspirants #1 choice. नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के हमारे इस बहुत ही इंफॉर्मेटिव सेशन में। आप एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए दोस्तों, जहां पर आपकी संप्रभुता, आपकी सुरक्षा और आपके नागरिकों का जीवन सिर्फ एक क्लिक पर टिका हो। लेकिन क्या होगा अगर वह क्लिक सही समय पर और सही जगह पर ना पहुंचे, और उससे भी बदतर क्या होगा अगर वह गलत जगह पर कोहराम मचा दे। पिछले कुछ महीनों में आपने, हमने और भारत के करोड़ों नागरिकों ने अपने मोबाइल की स्क्रीन पर एक कर्कश सायरन सुना। स्क्रीन पर फ्लैश हुआ इमरजेंसी अलर्ट सीवियर। जवाब में इंटरनेट पर थेरीज की बाढ़ आ गई। किसी ने इसे हैकिंग कहा तो किसी ने इसे प्राइवेसी पर हमला कहा, और अब मीडिया रिपोर्ट्स में एक और सनसनीखेज हेडलाइन मिल रही है, और वह यह है कि भारत सरकार ने इसे देशव्यापी लॉन्च से ठीक पहले, यानी कि सेल ब्रॉडकास्ट इमरजेंसी सर्विस को अभी के लिए सस्पेंड कर दिया है। लेकिन हेडलाइंस हमेशा पूरा सच नहीं बताती हैं। एक गंभीर विश्लेषक के रूप में हमारा काम सनसनी फैलाना नहीं है, बल्कि सिस्टम के पीछे की क्रिटिकल थिंकिंग को डिकोड करना है। सच यह है कि यह प्रोजेक्ट फेल नहीं हुआ है। सरकार ने इस पर हमेशा के लिए तालाबंदी नहीं की है, बल्कि इसके पहले चरण के मास स्केल ट्रायल से मिले बेहद संवेदनशील डेटा के बाद दूरसंचार विभाग और CDOT ने इसे एक स्ट्रेटेजिक एंड कैलकुलेटेड पॉज देने का निर्णय लिया है। सवाल यह नहीं है कि सरकार अलर्ट क्यों भेजना चाहती है। सवाल यह है कि जब परमाणु शक्ति से लैस और 2 मोर्चों पर भू राजनीतिक तनाव झेल रहे भारत जैसे देश में कोई राष्ट्रीय आपातकाल आए, तो क्या हमारा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर 100% फेल सेफ है? आज हम इस सस्पेंशन के पीछे की गहरी तकनीकी, प्रशासनिक और राष्ट्रीय सुरक्षा के आयामों को समझने का प्रयास करेंगे। तो साथियों, सबसे पहले ये सिस्टम क्या था उसको समझते हैं। सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम होता क्या है, इसके टेक्निकल आर्किटेक्चर को समझते हैं, उस तकनीकी को समझिए। आमतौर पर लोग पहले इसे साधारण SMS या WhatsApp नोटिफिकेशन समझने की भूल कर देते हैं, लेकिन यह उससे पूरी तरह से भिन्न है। सबसे पहली चीज यह है कि यह नॉन डायरेक्ट कम्युनिकेशन करता है, यानी कि साधारण SMS पॉइंट टू पॉइंट तकनीकी पर काम करता है। यानी कि कोर नेटवर्क को पहले आपका मोबाइल नंबर ढूंढना पड़ता है और फिर उस विशिष्ट नंबर पर संदेश भेजा जाता है। अगर नेटवर्क पर ट्रैफिक ज्यादा हो तो SMS डिलीवरी में समय भी लगता है, जो कि आपदा के समय जानलेवा हो सकता है। दूसरा पॉइंट टू एरिया टेक्निक होती है, उसको भी समझिएगा। इस पॉइंट टू एरिया टेक्नोलॉजी में इसके जस्ट विपरीत काम होता है। सेल ब्रॉडकास्टर सर्विसेज एक तरीके से पॉइंट टू एरिया 1 वे प्रोटोकॉल है। इसमें सरकार के सेल ब्रॉडकास्ट सेंटर्स जो होते हैं, वहां से सीधे निर्देश टेलीकॉम ऑपरेटर्स के बेस स्टेशन कंट्रोलर्स के पास और मोबाइल टावर्स को भेजे जाते हैं। डेटा प्राइवेसी और कंजेशन फ्री होने के नाते यह बहुत इंपॉर्टेंट भी है कि टावर आपके कवरेज एरिया में जितने भी मौजूद डिवाइसेस हैं, वहां पर रेडियो तरंगों के जरिए एक सिग्नल फ्लैश करता है, जिसमें जितने भी सिम कार्ड्स एक्टिव हैं उन सब पर यह फ्लैश होता है। इसके लिए सरकार को ना तो आपका फोन नंबर जानने की जरूरत होती है, ना आपका नाम जानने की जरूरत होती है। चूंकि यह एक कंट्रोल चैनल का उपयोग करता है, इसीलिए मोबाइल नेटवर्क पूरी तरह से क्रैश या जैम होने के बाद भी अलर्ट बिना किसी रुकावट के कुछ ही सेकंड में डिलीवर हो जाता है। महत्वपूर्ण रूप से हमें यह जानना चाहिए कि यह हमारे लिए जरूरी क्यों था, हमें इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। तो भारत की भौगोलिक और जनसांख्यिकीय स्थिति को जब आप देखेंगे तो यह व्यवस्था हमारे लिए कोई लग्जरी नहीं, बल्कि एक अनिवार्य सुरक्षा कवच है। भारत में लगभग 58.6% भूभाग मध्यम से तीव्र भूकंप की प्रति संवेदनशील माना जाता है। 68% से अधिक कृषि योग्य भूमि भारत में सूखे के चपेट में है, और 7,516 किलोमीटर लंबी तटरेखा लगातार चक्रवातों के खतरे में रहती है। पारंपरिक प्रणालियों में जब तक मौसम विभाग, जो मौसम विज्ञान विभाग है, IMD है, वहां से डेटा नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी तक पहुंचता है और वहां से राज्य और फिर जिला प्रशासन के माध्यम से जनता तक ट्रांसफर होता है, तब तक गोल्डन आवर
बीत जाता है, हाथ से निकल जाता है। गोल्डन आवर का मतलब आपदा के तुरंत बाद या जस्ट पहले का वह कीमती समय जिसमें हजारों जानें बचाई जा सकती हैं। इसी क्रिटिकल गैप को भरने के लिए C.DOT के सहयोग से इस नेशनल इमरजेंसी अलर्ट सिस्टम को तैयार किया गया था। अब यहां पर समझिए, सरकार ने इसको पॉज किया है तो सरकार फाइन ट्यून कर क्या रही है। यदि तकनीक इतनी अचूक है तो पहले चरण के परीक्षणों के तुरंत बाद फुल स्केल लाइव क्यों नहीं किया गया इस देश में। यहीं पर सरकार की प्रशासनिक परिपक्वता और गहरी रणनीतिक सोच दिखाई पड़ती है। ट्रायल्स के दौरान 3 बड़े प्रशासनिक और तकनीकी पेच सामने आए जिनको दुरुस्त किया जाना बहुत जरूरी था। सबसे पहला मामला था जियो फेंसिंग और स्पिल ओवर इफेक्ट का। देखिए, परीक्षणों में यह देखा गया कि जब किसी एक विशेष जिले या हॉटस्पॉट जैसे कि पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन क्षेत्र को लक्षित करके जब अलर्ट भेजा गया तो रेडियो सिग्नल्स की ओवरलैपिंग के कारण यह अलर्ट पड़ोसी जिलों और सुरक्षित बड़े शहरों तक भी डिलीवर हो गया। इसे तकनीकी भाषा में स्पिल ओवर इफेक्ट कहते हैं। और दूसरा, यदि कोई वास्तविक रणनीतिक युद्ध हो या मिसाइल संकट के समय ऐसा अशुद्ध स्पिल ओवर हो जाए तो आप कल्पना कीजिए कि जिन क्षेत्रों में कोई खतरा नहीं है वहां पर भी भगदड़ और सिविल अनरेस्ट की स्थिति पैदा हो सकती है। इसीलिए C.DOT अब इसकी सेंटीमेट्रिक एक्यूरेसी पर बहुत गहरे से काम कर रहा है। दूसरा बड़ा रीजन है अलर्ट फटीग का, और यह एक मनोवैज्ञानिक कॉन्सेप्ट है। व्यवहार विज्ञान यानी कि जो बिहेवियरल साइंस होता है, उसमें एक अवधारणा होती है अलर्ट फटीग की। यदि नागरिकों के फोन पर बार बार ऐसे अलर्ट बजने लगे तो उनके लिए यह प्रासंगिक नहीं है कि यह फॉल्स अलार्म है या फिर यह रियल अलार्म है। तो नागरिक इस प्रणाली की गंभीरता को लेना बंद कर देंगे। वे चिढ़कर फोन सेटिंग में जाकर इमरजेंसी अलर्ट को डिसेबल करने का प्रयास करने लगेंगे। और इसका परिणाम क्या होगा कि जिस दिन वास्तव में कोई विनाशकारी भूकंप या सुनामी आएगी उस दिन वास्तविक चेतावनी भी अनसुनी रह जाएगी। इसीलिए सिस्टम की विश्वसनीयता को 100% करना अनिवार्य है। अब यहां पर हमारे प्रशासनिक सेटअप को भी समझिएगा, जो फेडरल आर्किटेक्चर है, और ट्रिगर प्रोटोकॉल क्या होता है उसको भी समझिएगा। देखिए, भारत का जो संवैधानिक ढांचा है उसके हिसाब से आपदा प्रबंधन केंद्र और राज्य दोनों की साझा जिम्मेदारी है। यहां पर एक बड़ा यक्ष प्रश्न यह खड़ा हुआ कि बटन दबाने की अंतिम संप्रभु शक्ति किसके पास होनी चाहिए। क्या यह निर्णय दिल्ली में बैठे NDMA यानी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का होगा, या राज्य स्तर पर स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी SDMA यह तय करेगा, अथवा यह ग्राउंड जीरो पर मौजूद जिला मजिस्ट्रेट के पास होना चाहिए। टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर केंद्र सरकार के अधीन है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर और ग्राउंड रेस्क्यू राज्य का विषय है। तो इस त्रिकोणीय समन्वय के लिए एक फुल प्रूफ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर SOP तैयार किया जा रहा है, ताकि संकट के समय किसी भी कमांड और कंट्रोल के भ्रम से बचा जा सके। वैश्विक पटल पर भी हमें देखना चाहिए कि दुनिया इस मामले में क्या करती है। तो वैश्विक पटल पर देखें तो यह तकनीक की आधुनिक राष्ट्रों की एक बेयर मिनिमम नीड यानी कि मूलभूत आवश्यकता बन चुकी है। जापान को अगर हम देखें, जापान आप जानते हैं पैसिफिक रिंग ऑफ ओशंस के पास है, वहां पर बहुत ज्यादा सुनामी और भूकंप आते रहते हैं। यहां पर ट्रिगर ऑफ प्राइमरी अर्थक्वेक वेव्स पर भी काम होता है, यानी कि प्राइमरी अर्थ P वेव्स पर भी ट्रिगर हो जाता है, और जिससे बुलेट ट्रेन्स 10 से 30 सेकेंड्स पहले ही सेकेंडरी वेव से पहले रुक जाती हैं ऑटोमेटिकली। यूनाइटेड स्टेट्स में WEA होता है, जहां पर हाईली सेगमेंटेड जियो फेंसिंग, राउटिंग एवरीथिंग फ्रॉम प्रेसिडेंशियल अलर्ट्स टू लोकलाइज अलर्ट्स, ये एक पूरा सिस्टम होता है अमेरिका में। यूरोपियन यूनियन में EU अलर्ट होता है, जो कि यूनिफाइड मैंडेटरी सेफ्टी स्टैंडर्ड अक्रॉस द सॉवरन मेंबर स्टेट्स काम करता है। तो अगर आप डेवलप्ड कंट्रीज को देख रहे हैं तो वहां पर यह पूरी तरीके से व्यवस्थित रूप से स्थापित हो चुका है, और भारत भी इसी दिशा में प्रयास कर रहा है। इस पूरे जानकारी का, इस पूरे विमर्श का निचोड़ क्या है, अंतिम निचोड़ क्या है, तो यह मानना कि प्रोजेक्ट फेल हो गया है एक तरीके से सतही जानकारी होगी, लेकिन एक गंभीर
विश्लेषक के तौर पर हमें यह समझना होगा कि भारत एक हाइपर डिजिटलाइज्ड स्टेट बनने की ओर अग्रसर है। हमारी पूरी डिजिटल इकोनॉमी और गवर्नेंस नागरिकों के ट्रस्ट पर टिकी हुई है और हमें उस पर बने रहना होगा। आपातकालीन जो संचार अवसंरचना है, इमरजेंसी कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है, इस डिजिटल आर्किटेक्चर का बेहद और अहम संवेदनशील हिस्सा है। यहां ट्रायल एंड एरर यानी कि गलती करके सीखने की गुंजाइश बिल्कुल जीरो है। सरकार का वर्तमान कदम किसी प्रोजेक्ट की विफलता नहीं बल्कि एक फेल सेफ और अभेद्य सुरक्षा प्रणाली के निर्माण की दिशा में उठाया गया एक बेहद परिपक्व और जिम्मेदार रणनीतिक कदम है। अब अंततः यह समझिएगा दोस्तों कि किसी भी संप्रभु राष्ट्र की असली ताकत उसकी तकनीकी चकाचौंध में नहीं बल्कि संकट के उस क्रिटिकल घड़ी में होती है जो अपने नागरिकों को दी जाने वाली कुछ सेकंड की सटीक जानकारी को तुरंत पहुंचा देता है, जिससे तबाही और जिंदगी के बीच का अंतर कम हो जाता है और हमारे यहाँ लोगों की लाइफ बचती है। तो इस गंभीर और रणनीतिक विषय पर आपकी क्या राय है दोस्तों? क्या आपको लगता है कि इस सिस्टम को पूरी तरह से लाइव होने के बाद भारत में आपदा प्रबंधन का एक नया युग शुरू हो जाएगा? अपने विचार कमेंट सेक्शन में अवश्य साझा कीजिएगा। मैं आपको अपने सोशल मीडिया हैंडल्स बता देता हूँ। यूपीएससी मेंटोर पंकज सर के साथ आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो इंस्टा और टेलीग्राम पर। यहाँ पर आपको मेरे सारे वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। और इसके साथ साथ जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, अगर उनका लक्ष्य 2027, 2028 या 2029 है तो वो हमारे बैचेस में जुड़ सकते हैं। अभी हमारे पास एक बहुत अच्छा सा ऑफर है जहाँ पर आपको 50% फीस में डिस्काउंट दिया जा रहा है, जो कि 18 जून तक वैलिड रहेगा। आपको क्या करना है, आपको हमारे कोर्स की डिटेल्स सबसे पहले देखनी है, जो कि हमारे ऐप या वेबसाइट पर मिल जाएंगी। वहाँ पर आप हमारे डेमो क्लासेस भी देख सकते हैं। आप हिंदी माध्यम, इंग्लिश माध्यम या बाइलिंगुअल कोई भी बैच ले सकते हैं। हमारे सारे बैचेस स्मार्ट मॉडल पर आधारित हैं, जिसकी डिटेल भी आप उसी ब्रोशर में देख सकेंगे। कोर्स को खरीदने से पहले आपको पीके लाइव कोड का इस्तेमाल करना होगा। इस कोड से आपको मैक्सिमम डिस्काउंट ऑफर होगा। यह कोड स्टडी IQ के हर एक कोर्स पर, चाहे वो GS का हो, ऑप्शनल का हो या किसी भी माध्यम का हो, सब पर वैलिड रहेगा। तो देर मत कीजिए दोस्तों, जल्द से जल्द ज्वाइन कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद। Study IQ IAS, making India smarter and better.